यस हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू ऑल इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास है आपकी फिजिक्स की और हम देख रहे हैं आज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सब लोग फटाफट से आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। एंड वेलकम टू ऑल। ध्रुव इज देयर, रिमेनिंग ऑल पीपल प्लीज फटाफट से आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास, टुडेज क्लास। दिस इज क्लास 10th एंड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th में। तो फटाफट से सब लोग आ जाइए। ध्रुव इज देयर, ओके। रिमेनिंग ऑल पीपल प्लीज कम वेरी फास्ट। फटाफट से सब लोग ज्वाइन हो जाएं, फटाफट से सब लोग ज्वाइन हो जाएं। मैं आपके कमेंट यहां पढ़ लेता हूं सो दैट इट विल बी इजी टू टॉक टू यू, टॉक विद यू। ओके, यस, वेरी गुड आफ्टरनून ध्रुव। तो कुछ लोग यहाँ पे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मुझे जानते होंगे। आई हैड बिन टीचिंग टू यू एंड कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। फटाफट से आ जाओ सब लोग यार। कहाँ चले गए सब लोग? स्कूल से लेट आए हो क्या सब लोग? आज लेट आए हो क्या स्कूल से सब लोग? अभी सब लोग स्कूल जा रहे हैं आजकल, तो कह रहे हैं सारे स्कूल जा रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फाइल बन रही हैं, बहुत सारे काम हो रहा है स्कूल में, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। तो फटाफट से आ जाओ सब लोग, ज्वाइन कर लें सेशन को सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो बोर्ड के क्वेश्चन प्रीवियस आए हैं, कुछ क्वेश्चन उनको देख लें, कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे हम उसे डील करते हैं, तो इसको हमें देखना है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे चैप्टर को वैसे तो स्कूल में, फिर भी हम ब्रीफ में सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले होते थे, एंड उसके क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो भी हम लोग चेक करेंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी 5 लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग अभी जो है शायद बिजी चल रहे हैं। फटाफट से आ जाओ यार सब लोग। तो ध्रुव इज देयर। ध्रुव आप कैल्विन के स्टूडेंट हो ना? तो आई थिंक आप ऑलरेडी स्टूडेंट थे कैल्विन के, क्लास 9th और 10th में, मेरे ख्याल से 10th में स्टूडेंट थे आप। ध्रुव आप न्यू स्टूडेंट हो और कैल्विन के स्टूडेंट हो? ओके, ध्रुव इज न्यू स्टूडेंट। उदय शर्मा, हाय, ओके। एंड उदय शर्मा इज ऑल्सो देयर। उदय शर्मा आप कैल्विन के स्टूडेंट हो या पुराने नए स्टूडेंट हो? वेरी गुड इवनिंग। अक्षिता, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग फटाफट से रिप्लाई दे रहे हैं, तो फटाफट से बाकी लोग भी आ जाओ जल्दी से। एंड वी हैव ऋषि राज हेयर। अक्षिता तिवारी, मैं ज़्यादा नाम से नहीं जानता, कई लोगों को मैंने पढ़ाया होगा तो वो लोग जानते होंगे, आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे। उदय कह रहे हैं आई एम लेट। ओके, कोई बात नहीं बेटा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके, तो सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं फटाफट से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड वो हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी में कि हम कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं उनको हम चेक करते हैं। कैल्विन के स्टूडेंट हैं उदय, ओके, तो मुझे जानते होंगे ऑब्वियसली, आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे, गूगल मीट में क्लास ली होगी तो पहचान पा रहे होंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ रहे हैं। ऋषि राज ऑल्सो कैल्विन के स्टूडेंट है, ओके फाइन, ओके गुड। तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास, ओके, बाकी लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो फटाफट से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ब्रीफ में पढ़ेंगे सब कुछ हम, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, सब लोग जो न्यू स्टूडेंट है वो भी पढ़ चुके हैं, और जो ओल्ड हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ। न्यू भी जो है एक बार क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग जो है इसको ब्रीफ में देखेंगे। एंड मैग्नेटिज्म में दिक्कत है तो मैग्नेटिज्म भी आएगा, उसको भी कवर कर लेंगे, एंड है ना, मैग्नेटिज्म चैप्टर जब आएगा तो उसको भी हम ढंग से देख लेंगे। उसमें मैंने कुछ नोट्स और बनाए हैं आपके लिए, तो हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे। और बोर्ड के क्वेश्चन, स्पेशली जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग मैग्नेटिज्म में देख लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब फाइन हो जाएगा। तो टाइम है आपके पास, वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी और हम पे टाइम है अभी,
आराम से जो है मार्च तक मेरे को लगता है हम लोग देख लेंगे सब कुछ, है ना। मार्च और अप्रैल भी है आपके पास वैसे तो, लेकिन हम ट्राई करेंगे जल्दी, जितना जल्दी हम कर पाएँ उतना जल्दी हम लोग उसको पिकअप करेंगे, राइट। चलिए, तो आप फटाफट से देखते हैं, 8 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ अब, और हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है, पहले से जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे पास 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं आपके, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ओके, तो क्लास हमारी जो स्टार्ट होती है, ओके, तो हमारे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज जो है इट इज द बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। जो आप भी अभी जो भी आप करंट आप पढ़ेंगे, है ना, करंट वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो भी करंट आ रहा है सब कुछ किसके कारण आता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज, बिकॉज ऑफ द चार्ज। तो चार्ज हमारा जो है सबका बेसिक है इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के, और सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी जो यूनिट है वो कूलम है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। हम लोग पेन ले लेते हैं यहाँ से, पेन ले लेते हैं, तो लेट अस टेक दिस वन। तो हमारी जो यूनिट है इट इज कूलम, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड कूलम जो है ये ऐसा यूनिट है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, और इसका जो सिंबल है वो हम सी से लिखते हैं। तो जब भी हमारे पास चार्ज होता है तो वी राइट 9 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, तो 9, 5, 6 सी लिखते हैं हम लोग। तो सी इज द ब्रीफ फॉर्म फॉर द कूलम। अब यहां पे जो बेसिकली हम चार्ज पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप लोग ऑलरेडी जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हो। आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं उनका चार्ज हमने नेगेटिव माना है, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है उनका चार्ज हमने पॉजिटिव माना है, और जो न्यूट्रॉन है उनका चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों में बराबर चार्ज आता है। तो उनका जो चार्ज का वैल्यू आता है वो आता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फिगर है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी चार्ज। मैं ब्रीफ में आगे चल रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को कोई फास्ट नहीं लग रहा होगा। किसी को अगर फास्ट लग रहा है तो मेरे को बता सकते हैं, अगर किसी को फास्ट लगेगा तो दे कैन टेल मी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है कई सारी प्रॉपर्टी हमारे पास, जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको हम जो है ऐड कर सकते हैं सिंपली स्केलर की तरह, Q1 + Q2 + Q3 ऐसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो इनको ऐड करने के लिए हम जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग इनको भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी नंबर, ठीक है। तो वी कैन ऐड द चार्जेस लाइक अ नंबर। तो वी कैन, अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 और अप टू Qn सपोज, तो वी कैन ऐड द चार्ज। अगर हमें नेट चार्ज निकालना है तो वी कैन फाइंड द एडिशन बाय सिंपली एडिंग लाइक अ नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर 1 कूलम का चार्ज है आपके पास, और आपके पास जो है 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम है, इनको अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो तीनों चार्ज को हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो जस्ट लाइक चार्ज आ जाएगा। तो इसमें कोई बताने वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है, सब लोगों को आइडिया होगा कि चार्ज हम लोग कैसे ऐड करते हैं, जस्ट लाइक अ नंबर की तरह हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। किसी को अगर फास्ट लग रहा होगा तो बता दीजिएगा मुझे, या कोई और प्रॉब्लम होगी तो प्लीज राइट इन द कमेंट, आई विल रीड द कमेंट। एक और प्रॉपर्टी है आपकी, तो आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, नेट चार्ज हमारा जो है सेम रहता है। तो चार्ज जो है हमारा सेम अगर रहता है उसका मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो नेट चार्ज रिमेन सेम, नेट चार्ज रिमेन सेम, ओके। तो इट इज कंजर्व। तो ये एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, ओके। आप लोग सब पढ़ चुके हो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बहुत इजी है ना, तो इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। हम फटाफट से आगे मूव कर रहे हैं। अभी जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे।
ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं फटाफट से बता रहा हूं। तो चार्ज हमारा सिंपली ऐड हो सकता है एज ए स्केलर और ये कंजर्व रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कंजर्व रहता है। एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक और प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक और प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, विशेष गोयल पूछ रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम बेटा क्या होता है कि जो सिस्टम बाहर से सराउंडिंग से कनेक्टेड नहीं है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चार्ज के टर्म में बात करें, देखो हीट के टर्म में ही बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि सिंपल एक पानी का बोतल है यहाँ पे रखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये पानी का बोतल यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें जो पानी है ये जो है सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आइसोलेटेड नहीं है, सराउंडिंग से कनेक्टेड है, हीट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैं जो आजकल आपके थर्मस आते हैं वो ले लूं, तो उसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, लगभग जीरो एक्सचेंज होता है। तो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करता, तो उसमें आप जो मिल्क डालते हो या टी वगैरह डालते हो काफ़ी घंटे तक गर्म रहती है, काफ़ी घंटे तक वो गर्म रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वो सिस्टम जो है कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब जो है चार्ज के टर्म में अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो सकता है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई आपका स्फीयर है, इस पे चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है, इसको मान लीजिए मैं कहीं पे रख दूं, ग्राउंड पे रख दूं मान लो, तो ये चार्ज यहां फ्लो कर सकता है ग्राउंड पे, है ना, यहां से जाएगा और यहां से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता है, ग्राउंड से चार्ज भी फ्लो कर सकता है इसकी तरफ को, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वी विल से इट इज नॉट आइसोलेटेड, इट इज नॉट आइसोलेटेड। लेकिन मान लीजिए इसको मैं एक इंसुलेटर के ऊपर रख दूं, किसके ऊपर रख दूं, इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर इस स्फीयर को रख दूं और अब ऐसे रख दूं इसको, तो स्टिल इट इज चार्ज, स्टिल इट इज चार्ज, है ना, इंसुलेटेड के ऊपर है लेकिन अभी भी ये क्या है, चार्ज है। तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो वी कैन से दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये सराउंडिंग के साथ चार्ज एक्सचेंज नहीं कर रहा, सराउंडिंग के साथ चार्ज एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। ओके, मेरा नाम, माई नेम इज भारत भूषण। तो आप लोग तो जो पढ़ते होंगे जानते होंगे, माई नेम इज भारत, my name is Bharat Bhushan, okay, and I had been teaching in the Kelvin for last 6 years, okay, 2015 से। तो और उससे पहले काफ़ी और जगह पढ़ा चुका हूँ। तो यूजुअली मैं हायर क्लासेस लेता हूँ, 11th 12th और जो बाकी क्लासेस होती हैं, और कभी कभी 9th 10th भी मेरे पास आता है तो उनको भी हम लोग टीच करते हैं। एंड 9th 10th मैंने टीच किया काफ़ी टाइम से, तो उनका भी मुझे एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो my name is Bharat Bhushan, basically I am an engineer from my degree BE Civil, and that is my brief introduction। तो आई होप कि आप लोग जो है सब एंजॉय करेंगे पढ़ाई को। उदय शर्मा ने पूछा था तो मैंने ब्रीफ में बता दिया। तो ओके, चलिए विशेष के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विशेष कह रहे हैं कि आइसोलेटेड, ठीक है। तो आइसोलेटेड इसका कंडीशन ये हुआ। एक और कंडीशन हो सकता है यहाँ पे देखो चार्ज को लीक करने का, वो कंडीशन ये हो सकता है कि सराउंडिंग, मान लो जो एयर है, अगर सराउंडिंग एयर हमारी मॉइस्चर हो, वहां पे मॉइस्ट हो अगर, तो चार्ज जो है सराउंडिंग एयर में भी लीक कर सकता है ना, एयर में भी लीक कर सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल आइसोलेटेड बनाना है तो सराउंडिंग एयर आपकी ड्राई होनी चाहिए। सराउंडिंग जो एयर है वो कैसी होनी चाहिए, ड्राई एयर होनी चाहिए। तो उस केस में आपका जो चार्ज है वो सराउंडिंग में लीक नहीं करेगा और यू विल हैव एन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप आइसोलेशन क्लियर होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में वी से चार्ज इज कंजर्व। आपको समझ में आ गया होगा हमने आइसोलेटेड क्यों बोला, है ना। ओके, आई होप विशेष यूर डाउट इज क्लियर नाउ। आगे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपका जो चार्ज है, आपका जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है एक
बेसिक चार्ज का, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है बेसिक चार्ज का, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके ओके, तो आई वाज सेइंग कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग जानते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेंगे जैसे रुपए हैं, है ना, रुपए जो आजकल आते हैं, तो आपके पास जो रुपए का होता है कॉइन, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का, 3, 5 ऐसे रुपए का होता है ना। मैं आपके पास बोलूँ कितना रुपए है, आपके पास मैं बोलूँ कि आपके पास कॉइन है और एक कॉइन कितने रुपए के हैं, तो आप मेरे को ये बोल सकते हो सर 1 रुपए है मेरे पास, या 2 रुपए है, या 3 रुपए है, या 4 रुपए है, या 5, ऐसे बोलोगे आप, है ना। लेकिन आप देखो पैसे तो बंद हो गए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने रुपए हैं, आप अगर मेरे को बोलो सर मेरे पास 2.79 रुपीज हैं, 2.79 रुपीज हैं, मैं बोलूँगा कैसे पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? क्या आपके पास ये हो सकता है कि मेरे पास 2.79 रुपीज हों? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास जो भी रुपए होंगे वो इस नंबर के मल्टीपल में होंगे। किसके मल्टीपल में होंगे? 1 के मल्टीपल में मेरे पास रुपए होंगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे चार्ज है, ऐसे ही यहाँ पे चार्ज है। हमारे पास जो चार्ज आता है वो किस कारण से आता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के कारण आता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इस चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। ई हमारा कितना है? 1.6 × 10⁻19। तो आपके पास जो भी चार्ज होगा, आपके पास क्या होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 प्रोटॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऐसे होगा। तो जो भी आप पे चार्ज होगा वो इस चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। वो तो या तो इससे डबल होगा, या ट्रिपल होगा, या 4 टाइम्स होगा, ऐसा होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके पास 3.4 टाइम्स हो, या ऐसा कुछ हो 2.79 टाइम्स, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चार्ज होगा वो एक बेसिक चार्ज का मल्टीपल होगा। बेसिक चार्ज का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। ओके, तो आपका जो भी चार्ज होगा वो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव में मल्टीपल होगा। तो यू विल हैव द चार्ज इक्वल टू आइदर ई और 2e और 3e और 4e, और यू कैन से -1e, -2e, -3, ऐसे हो सकता है। तो यू कैन इन जनरल यू कैन हैव द Q equal to NE, Q equal to NE, where what is N? N is any positive or negative integer। तो ये एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो you can have any charges that is a multiple of the charge of the 1 electron, उसका मल्टीपल हमारे पास हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर क्वांटाइजेशन क्या होता है ना, बट ऐसा अजीब सा नाम क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं इसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिर भी हमें समझ लें कि 2 तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। किसी भी चीज़ जो होती है आपकी जो वेरी करती है, 2 तरह से वेरिएशन कर सकती है। एक वेरिएशन होता है ग्रेजुअल वेरिएशन, और एक होता है क्वांटाइज वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि माने आपकी क्लास है, आप अभी 10th क्लास में हैं, और नेक्स्ट आप जाएंगे 11th में, फिर 12th में। तो ये जो वेरिएशन है ये 10 के बाद 11 है। ऐसा वेरिएशन नहीं होता 10.6, या कोई बीच में से क्लास नहीं आती 10.59 या समथिंग ऐसा कुछ। तो इट इज अ वेरिएशन ऑफ द यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ क्वांटाइज वेरिएशन। लेकिन मैं आपकी उम्र बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है, अगर मैं आपकी उम्र पूछूं, क्वांटा आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, ओके। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं उसमें। तो अगर मैं आपकी उम्र पूछूं, उम्र कितनी है, एज कितनी है, तो आप लोग बोलोगे सर मेरी उम्र जो है 14 साल और 8 महीने हैं, ऐसे कुछ एज होगी, है ना। तो आप कहेंगे सर मेरी उम्र 14 साल 8 महीने है, 15 साल 2 महीने है, 15 साल 5 महीने, ऐसे कुछ एज होगी। तो वो जो आपकी एज बढ़ रही है, वो एज कैसे बढ़ रही है? ग्रेजुअली। मेरी एज अभी जो है मान लो 15 साल 5 महीने और 3 दिन है, और वो कल हो जाएगी 15 साल 5 और 3 दिन के बाद घंटे, आप चाहो घंटे भी लगा लो, 3 दिन और इतने घंटे हैं, फिर इतने मिनट है, और वो जो वेरिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूस वेरी हो रहा है, फिर वो उसके बाद अगला मिनट, अगला सेकंड, अगला सेकंड। तो वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल वेरिएशन। ये कैसा वेरिएशन है? ग्रेजुअल वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि आप पहले 6 साल के हो और सीधा 7 के हो जाओगे, तो आप 6 साल के बाद कुछ और भी होगे पहले, है ना। तो आपका ऐसे जो एज जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ग्रेजुअल वेरिएशन है। लेकिन आपकी जो क्लास है या जो पैसे हैं आपके, वो क्वांटाइज हैं। वो जो है वो जो वेरिएशन होता है वो किसी मल्टीपल में सीधा वो जंप करता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3,
है ना। तो हम बोलते हैं क्वांटम जंप, एक शब्द आता है इंग्लिश में क्वांटम जंप। तो क्वांटम जंप माने यही होता है कि कोई चीज़ जो है एकदम से बढ़ गई, 1 से सीधा 2 हो गई या 2 से 4 हो गई। तो क्वांटाइज जंप इज पॉसिबल व्हेन इन द केस वी डोंट हैव द ग्रेजुअल वेरिएशन, वी विल हैव द क्वांटाइज वेरिएशन। और विशेष ने लिखा है कि पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो एक्चुअली जो शब्द आया था वो लाइट से आया था। लाइट में जो है ये डिस्कशन चल रहा था कि लाइट में जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है, तो वो जो होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है। कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो आपको बताऊंगा हायर क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 12th क्लास यू विल हैव अ काइंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू विल हैव एन वन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये क्वांटाइज वहां पे कैसे काम करता है, तो वहां पे कैसे काम करता है। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका एक और प्रॉपर्टी है आपके सर्किट में। जो है हम एक डिफरेंस की बात करते हैं, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली, अगर इसकी हम फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें, जैसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का 3 वोल्ट का, इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। तो आप बोलते हो कि सर्किट में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट का, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, इट इज द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी अगर आप लिखेंगे क्या है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड इट इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज V इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। उसको हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो वर्क डन आपको करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर हमें वर्क डन पता है, चार्ज पता है, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लें, मान लो बी का 0 मान लें, तो जो वी ए होगा, आपने क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी को आपने वर्क बाय क्यू लिखा था। अगर मैं वी को 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा, वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा। तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा अगर हम बी को 0 मान लें। आपको मानना पड़ता है, कहीं पे 0 मानना पड़ता है, क्योंकि आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखा है। तो वर्क डन तो एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको मानना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है, लेकिन आपको मान लो पोटेंशियल निकालना है ना। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता है लेकिन पोटेंशियल निकालना है, तो कोई तो मुझे पोटेंशियल एक पता होना चाहिए ना, है ना। मुझे कोई एक पोटेंशियल पता होना चाहिए, तो मैं फिर दूसरे का निकालूंगा। तो मैंने एक का 0 मान लिया, तो मेरा दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आ गया वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, और वी कैन राइट डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये जो है वर्क डन होता है चार्ज को मूव कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे या फिर उस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेंगे। अगर हमने दूसरे का 0 मान लिया तो केवल उस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए ले लेंगे इसे, अदरवाइज हम लोग इसे वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, तो वहां से आपका वर्क डन आ जाएगा। अदरवाइज अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो हम केवल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क आप अगर करते हो तो ये कैसे स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, किसी बॉडी को आप उठा के ऊपर ले जाते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है mgh। ऐसे ही किसी चार्ज को उठा के आप कहीं पे लेके आते हो तो वहाँ पे जितना पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अगर वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, तो वी विल राइट एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अवर चार्ज। तो चार्ज अगर रखा हुआ है कहीं पे अगर रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, क्योंकि होता है क्या, बच्चे सोचते हैं कि सर वर्क डन, आपने बोला वर्क डन तो तब होता है जब हम किसी को ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, फ्रिक्शन हो कहीं पे। यहाँ पे कैसे वर्क डन होगा, तो यहाँ पे भी वर्क डन होता है। यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें भी आपको अलग अलग पॉइंट पे वर्क करना पड़ता है मूव करने के लिए, है ना। आप आराम से मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप चार्ज को मूव करा रहे हो ना। चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा।
तो फोर्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी हम लेंगे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में लेंगे, और वर्क फोर्स भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वर्क भी आप इलेक्ट्रिक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका वर्क आ जाएगा। भले ही आप किसी हाइट पे नहीं जा रहे या किसी फ्रिक्शन पे नहीं जा रहे, तब भी आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी, अगर वहां का पोटेंशियल वी है तो, और वो हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अभी हम बात कर रहे थे, वोल्ट होती है। वोल्ट को आपका जो V है वो Q बाय W बाय Q है, तो आप वर्क बाय Q, V की जो यूनिट है वो हो सकती है, वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है, और Q की कूलम होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल की यूनिट आ जाएगी, यानी कि जूल बाय कूलम। तो जूल बाय कूलम इज वोल्ट, ये हमारा जूल होता है और ये कूलम में आता है। तो जूल बाय कूलम, जूल पर कूलम इज नथिंग बट योर वोल्ट। तो जो वोल्ट है एक्चुअली ये जो है जूल पर कूलम है, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं, यहां पे लिखा भी हुआ है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन 1 जूल इज वर्क डन। तो डेफिनेशन है आपकी, अगर आपका वर्क डन अगर आप 1 जूल का वर्क करोगे 1 कूलम चार्ज के लिए, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या आया था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर मेरे को 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज के लिए, तो ये 1 बाय 1 इज 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो हम बोलेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, राइट। चलिए आगे मूव करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उदय शर्मा पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है आपका एक वर्क की यूनिट है, ये वर्क की यूनिट है। ये एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है इलेक्ट्रॉन, और इसको आपको मूव कराना है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू वी हो जाएगा, Q का मल्टीप्लाई V से हो जाएगा, तो Q इंटू वी वर्क करना पड़ेगा आपको। तो Q इंटू वी करेंगे तो Q कितना है हमारा 1.6 10 टू पावर -19 इंटू V हमारा 1 वोल्ट है -19, तो ये आ जाएगा 1.6 10 टू पावर -19, इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये जो यूनिट होगी वो हमारी आएगी जूल में, तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक्चुअली वो इतने वर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो वहां पे जो वर्क डन आता है, कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में बात करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है या प्रोटॉन को मूव कराना है या किसी और को मूव कराना है। तो हमने इतना वर्क किया, सपोज हमने इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि जूल तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, पार्टिकल आपके बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनमें जो वर्क करना पड़ेगा बहुत कम करना पड़ेगा आपको। तो आप किस फॉर्म में लिखते हो उसे, यू राइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू राइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पे हम छोटी यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी छोटी आप देख रहे हो 1.6 10 टू पावर -19 जूल, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बहुत छोटी क्वांटिटी वहां पे हम यूज करते हैं। तो उदय शर्मा, आई होप आपका डाउट अब जो है क्लियर हो गया होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। मेरे ख्याल से आप यही पूछ रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो ये एक वर्क जो है उसकी यूनिट है और काफी छोटी यूनिट है। तो दिस इज द थिंग, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इज द बैटरी। तो हमारी जो बैटरी होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सर्किट में करंट को फ्लो कराना, सर्किट में करंट को फ्लो कराना, या फिर अगर हम और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रखना, ठीक है। क्योंकि जब ये चार्ज मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है ना, तो इसका काम है इसको मेंटेन रखना। तो बैटरी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। कैसे मेंटेन रखती है, बाय डूइंग सम केमिकल रिएक्शंस, बाय डूइंग सम केमिकल रिएक्शन। बोर्ड का क्वेश्चन है, आपसे मैं बता रहा हूं इसलिए। तो ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन करके मेंटेन रखती है करंट के फ्लो को, ठीक है। तो बैटरी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैटरी कैन नाइदर प्रोड्यूस द चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो ये कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, करंट प्रोड्यूस नहीं करती है, ये केवल करंट को मेंटेन रखती है,
ठीक है, हम यूजुअली बोलते हैं कि बैटरी गिव द करंट टू द सर्किट, तो हम बोलते हैं ठीक है, लिखते भी हैं, लेकिन वो करंट देती नहीं है, केवल वो करंट को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है, उसके कारण करंट फ्लो होता रहता है। ओके, तो आई होप सबको क्लियर है ये बात। अब जो करंट आप निकालोगे, करंट कितना होता है आप पढ़ चुके हो सब लोग। करंट हमारा आई होता है और ये होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, इसकी कूलम होगी और इसकी यूनिट सेकंड होगी, तो कूलम बाय सेकंड विच इज नोन एज एम्पियर। इसका सिंबल ए है और इसको हम बोलते हैं एम्पियर। सब लोग जानते हैं हमारा जो करंट होता है वो एम्पियर में मेजर किया। ओके, कुछ शायद कनेक्शन वो था, अब ठीक हुआ है। बैटरी वोल्टेज मेंटेन कैसे करता है, बाय डूइंग सम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण वहाँ पे आप हायर क्लास में भी पढ़ोगे या फिर केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, आई डोंट नो, तो वहाँ पे जो है आपका कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, तो वहाँ से मेंटेन होता है। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताइए। ये है बोर्ड 2013 का क्वेश्चन। आपको बताना है यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये दो चीजें हमें बतानी है। आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे बोर्ड की हो जाएगी, चिंता मत करो। तो सारे क्वेश्चन हमारे साथ करते रहो। तो प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन once you do it। उदय शर्मा कह रहे हैं कितना सर, 6000 कूलम। 6000 कूलम बोल रहे हैं। 6000 कूलम मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। नो इट्स नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बेटा, दोबारा एक बार ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो एक बार। $6000 इज नॉट करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट। क्यों निकालना है आपको, आई आपका क्यू बाई टी होता है, निकाल लो आप लोग, मैं नहीं निकाल रहा। आई आपका क्यू बाई टी होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू आपका आई इंटू टी होगा। तो आई और टी का मल्टीप्लाई करना है आपको। आई आपको दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। आई आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम आपको 2 मिनट दिया हुआ है। 2 मिनट को आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हमारी एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की, ये तो एसआई यूनिट में दिया हुआ है। आई तो आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है, एसआई यूनिट में है, इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट। तो 2 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां से वी विल गेट द आंसर। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। अक्षिता, ओके राइट, ओके। ध्रुव 20 कूलम, नो 1200 कूलम इज द राइट आंसर। अगर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट है ना, तो यूनिट वी हैव टू राइट इन सेकेंड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट का बड़ा चक्कर है। टाइम की जो यूनिट एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। तो यहाँ पे हम इसको सेकेंड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 कूलम। 1200 कूलम, दिस इज वेरी फर्स्ट आंसर, राइट, वेरी फर्स्ट आंसर। वैभव भी निकाल चुके हैं और उदय शर्मा एंड बाकी लोग। ध्रुव ने तो डिलीट कर दिया, डिलीट मत करो, कोई बात नहीं, गलत आंसर आएगा, आने दो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। गलत भी आएगा आंसर तो आने दो, वी हैव टू प्रैक्टिस। अक्षिता निकाल चुके हैं एंड समीहान शर्मा ये भी निकाल चुके हैं। तो पहला आंसर आपका जो है निकल चुका है सब लोगों का लगभग। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। इफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग।
कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे, जब इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा, इतना कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे। तो फटाफट से बताइए सेकंड का आंसर क्या आएगा। 1000 इलेक्ट्रॉन्स? नो, 1000 तो बहुत कम है यार, 1000 तो बहुत ही कम है। 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उतना ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻16। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो काफी छोटा चार्ज है। यू विल हैव मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तब जाके एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा। जब कई मिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब एक कूलम चार्ज बनता है ना भाई। 10⁻16 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये 1.6 आएगा, यानी 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब जाके 1.6 कूलम बनेगा। ये 1.6 कूलम, और आपको कितना चाहिए? आपको तो 1200 कूलम चाहिए। तो कुछ और सोचो, कुछ गलत कर रहे हैं कहीं पे हम लोग। हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Q = एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो n का चार्ज Ne हो जाएगा। Ne को Q के बराबर करना है। Q आपको दिया हुआ है 1200 और E आपको पता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बताइए, काफी बड़ा आंसर आएगा, छोटा आंसर नहीं आ सकता, बहुत बड़ा आंसर आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई नहीं, आंसर लिखो, जो आ रहा है निकालो, गलत भी आ रहा है तो लिखो, घबराओ मत। वी आर प्रैक्टिसिंग, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। Q = Ne है यहाँ पे, Q आपका 1200 है और E आपका 1.6 × 10⁻19। आपको n का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा? Q/E के बराबर। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है एक्चुअली, Q/E। Q आपका चार्ज फ्लो है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है 2 मिनट में? 1200 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, तो यहाँ पे 1200 कूलम आ जाएगा और डिवाइड बाय E कितना है? 1.6 × 10⁻19। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितना आंसर आएगा फटाफट से आप लोग बताएं, इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। यस, कम ऑन, हु इज द फर्स्ट रनर? अभी मेरे पास आया नहीं कोई आंसर। आई डोंट नो, नेट स्लो तो नहीं चल रहा। कम ऑन, करके दिखाओ फटाफट से। वेटिंग फॉर योर आंसर। कितना आएगा आंसर? इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 और ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1.6। इसको सॉल्व करना है, अब और इजी कर दिया मैंने आपको। पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो ये इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 4 से डिवाइड कर लो और सॉल्व करो इसे, तो देखिए क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है 7.5 10⁻19, नॉट 19 नहीं आएगा। 0.6 10⁻22 नॉट करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो संविधान कह रहे हैं 750 10⁻19, 750 10⁻19 इज करेक्ट। लेकिन हम जो आंसर लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? समथिंग पॉइंट समथिंग, तो हम लिखेंगे 7.5, है ना, 7.5 लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग 715 लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 7.5। तो बताइए क्या आएगा? 7.5 10⁻, हाँ ऐसे नहीं 0.75 ही लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखते हैं जब भी हम आंसर देते हैं ऐसा, तो हमारा 1.2 2.3 ऐसे लिखते हैं ना, 1.7 1.6, एक डेसिमल के बाद, एक नंबर के बाद डेसिमल डालते हैं। तो 7.5 लिखेंगे इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे फटाफट से बताइए।
7.5 इंटू 10 टू पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू पावर कितना आ जाएगा ये, 7.5 इज करेक्ट। 10 टू पावर कितना आएगा, 10 टू पावर 20, शीला कह रही है 10 टू पावर 21, 750 करेंगे तो यस इट विल कम करेक्ट, इट्स करेक्ट आंसर। शीला देवी इज राइटिंग द राइट आंसर। आई डोंट नो हु इज द स्टूडेंट, मे बी पेरेंट का फोन यूज कर रहे होंगे। तो 750 10 टू पावर 19, तो ये आपका आ जाएगा 750 10 टू पावर 19, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7.5 10 टू पावर 7.5 10 टू पावर, 2 जीरो यहाँ चली जाएंगी आपकी, 7.5 मिलाओगे तो ये 2 जीरो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो 10 टू पावर 21 हो जाएगा। तो वी कैन राइट 10 टू पावर 21, 7.5 इंटू 10 टू पावर 21, दिस इज द राइट आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन आपकी फ्लो करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे। मेरे ख्याल से सबने आंसर निकाल लिया था, ये बाकी बच्चों ने भी निकाल लिया है। आई होप सबने आंसर निकाल लिया है। 7.5 10 टू पावर 21 इज द राइट आंसर फॉर दिस। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड 2013, तो वहां का क्वेश्चन है ये, और आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। तो आई होप सबको क्लियर है ये। ओके, सब लोग निकाल चुके थे। उदय शर्मा कह रहे हैं यस, ओके गुड। चलिए तो आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। देखें सर्किट में जो आपने बात की थी अभी, बैटरी के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। तो बैटरी के अलावा एक और आपने इंस्ट्रूमेंट देखा था वहां पे, वो होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, फटाफट से बताइए, एमीटर क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो बताओ एमीटर का फंक्शन क्या है। व्हाई डू वी यूज एमीटर इन द सर्किट। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से फटाफट से। टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, टू मेजर द करंट वी यूज द एमीटर, राइट। सब लोग सही सही हैं, एग्री। टू मेजर द करंट, ओके। अक्षिता ऑल्सो राइटिंग मेजर द करंट, ठीक है, मेजर द करंट यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ओके गुड। और क्वेश्चन में पूछने वाला था कि डू वी कनेक्ट इट इनटू सीरीज और पैरेलल। इसको जब कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे आंसर भी लिख दिया किसी स्टूडेंट ने, समिहान शर्मा ने आंसर लिख दिया है इन सीरीज। ध्रुव भी लिख रहे हैं सीरीज में। तो आप देख भी रहे हैं यहां पे सीरीज में हम लोग इसे यूज करते हैं। तो जो भी करंट यहां फ्लो करता है हमें सारा करंट मेजर करना है, तो इसलिए हम इसे सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। पैरेलल में अगर करेंगे तो क्या होगा, करंट तो यहां से निकल जाएगा आपका। मान लो बल्ब यहां पे लगा हुआ है, बल्ब यहां पे बल्ब लगा हुआ है, और ये बैटरी है मान लो, और मैं इसको पैरेलल में लगा देता। सेम सर्किट है, मैंने बस बल्ब यहां पे करा, ये बैटरी है आपका, और मैं इसको पैरेलल में लगा दूं अगर एमीटर को, तो क्या होगा, कुछ करंट यहां से फ्लो करेगा और कुछ यहां से फ्लो करेगा, है ना। कुछ करंट यहां से फ्लो करेगा, कुछ यहां से फ्लो करेगा। तो इट विल नॉट मेजर द करंट इन द सर्किट। ये करंट आप मेजर करने वाले थे सर्किट का, वो मेजर नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा करंट मेजर कर पाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे करंट की रीडिंग गलत आ जाएगी, तो हम ऐसा इसको नहीं करते, हम लोग इसे सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज करेक्ट आई थिंक। आगे मूव कर रहा हूं मैं। तो करंट के लिए यूज होता है, लिखा हुआ है यहां पे, और ये जो है सीरीज में करंट यूज होता है टू मेजर द करंट और कनेक्टेड इन सच अ वे सो दैट करंट फ्लोइंग इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस, तो इट इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, है ना। हम ऐसे यूज करते हैं कि जो भी करंट इससे फ्लो कर रहा है बैटरी से, वो इससे भी फ्लो करे, तो हम, या फिर बल्ब से जो फ्लो कर रहा है वो इससे फ्लो करे, अगर जो बल्ब से फ्लो कर रहा है वो इससे भी फ्लो करे, तो हम बल्ब का करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट का करंट आपको लेना है उससे हम सीरीज में इसको लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और हम सीरीज में कब बोलते हैं किसी सर्किट को, जब करंट उससे सेम फ्लो करता है। तो इसमें करंट सेम फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे ये बैटरी, ये की, और ये बल्ब, और ये आपका एमीटर, सब क्या है आपस में, सब सीरीज में हैं। सब कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज की डेफिनेशन क्या है कि जब उनसे करंट फ्लोइंग जो है सेम हो, जो करंट एक उस बॉडी से फ्लो कर रहा है सबसे सेम करंट फ्लो करे, सब एलिमेंट से सेम करंट फ्लो करे, तो हम बोलते हैं आपके एलिमेंट कैसे हैं, वो जो है सीरीज में हैं,
एमिटर कैसे वर्क करता है उस पर हम डिटेल में तो नहीं जाते ज़्यादा। एमिटर कैसे वर्क करता है, आप लोग समथिंग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि वहाँ पे जब आपका करंट जब फ्लो करता है तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल होती है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, मैंने घूमती है वो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रखी होगी तो उस पर जो है करंट फ्लो करेगा तो वो जो है घूमेगी, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो आपने जब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, जब करंट आपका फ्लो करता है तो कॉइल घूमती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ होता है। तो जैसे आप करंट फ्लो कराते हो तो कॉइल घूमती है, तो साथ में उसकी रीडिंग भी आ जाती है ना, उसकी रीडिंग भी आ जाती है। तो उस पर वर्क कर सकता है आपका एमीटर। और भी कई सारे तरीके हैं उसको वर्क कराने के, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो ऐसा कुछ होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो काम है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, वोल्ट मीटर जो यूज होता है वो वोल्टेज नापने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज नापने के लिए। तो जब हम वोल्टेज नापते हैं किसी एलिमेंट के अक्रॉस, जैसे मान लो इस बल्ब के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, कितना वोल्टेज है, कितना वोल्ट वोल्टेज है, तो हम लोग उसको वोल्ट मीटर को यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर जो यूज होता है वो जो है पैरेलल में यूज होता है। कहां पे यूज होता है? पैरेलल में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज नापनी है इस सर्किट के, इस एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। जब हम करंट की बात करते हैं तो वी से कि हम किसी एलिमेंट के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है उसको नाप रहे हैं, उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है उसको नाप रहे हैं। लेकिन जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट के अक्रॉस दोनों पॉइंट के, यानी जो इसके दो पॉइंट हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वो हमें नापनी है, तो वो हम नापेंगे, ठीक है, वो हम नापेंगे, राइट। तो यहां पे हम लोग अक्रॉस की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर को हम अक्रॉस द एलिमेंट लगाते हैं, यानी पैरेलल टू द एलिमेंट लगाते हैं और हम वोल्टेज नाप लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग, दिस इज आवर वोल्ट मीटर। ऐसा कुछ दिखता है आपको। कैसे वर्क करता है वो भी एक अलग इसकी कहानी है, कभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब जो है इसमें लिखा है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, इसके एक हायर साइड लोअर साइड ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इस बल्ब के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हम इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि बल्ब के जो दो पॉइंट हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वोल्ट मीटर इन अ सर्किट जो लगता है वो कैसा लगता है? पैरेलल में यूज होता है, ठीक है। एमीटर वाज इन द सीरीज, वोल्ट मीटर इज इन द पैरेलल, राइट। आई होप सबको क्लियर आ रहा है। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर है, ठीक है। आगे मूव कर रहे हैं फटाफट से। ओम्स लॉ है नेक्स्ट हमारा, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इसके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ लें हम लोग। जो आपका करंट उदय शर्मा कहने क्लियर है, ओके, आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर है। तो एक बार लिख दें प्लीज। तो आपका जो सर्किट है, कोई भी सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है और एक वोल्टेज है आपकी। अगर हम वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखें कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट में क्या फर्क पड़ता है, या करंट बढ़ाता हूं तो वोल्टेज में क्या फर्क पड़ता है, और हम उसको अगर रिलेशन देखें उसमें क्या रिलेशन आता है, क्या इक्वेशन आती है, या क्या ग्राफ बनता है, तो वो सब जो टॉपिक है वो इसके अंडर में आता है ओम्स लॉ के। तो ओम्स ने एक लॉ दिया था और उसमें उसने बताया कि इसमें क्या रिलेशन आता है। ध्रुव भी कह रहे हैं क्लियर है, उदय शर्मा ने कहा क्लियर है, बाकी लोग भी अगर समझ में आ रहा है सबको तो एक बार क्लियर लिख दो, सो दैट वी कैन वर्क ऑन द ओम्स लॉ। तो ओम्स ने क्या बोला इसमें जो है, उसने बोला कि जो वोल्टेज है और करंट में जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो उसने बोला कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन मेटेलिक एलिमेंट और अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो करंट है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो एक्चुअली जो है ओम्स लॉ ऐसे बोलता है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी जो लिखती है वो लिखती है V प्रोपोर्शनल टू I, तो दोनों लगभग एक ही बात है, दोनों लगभग एक ही बात है। लेकिन जो एक्चुअल ओम्स लॉ है वो कहता है कि जो I है वो प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के, I इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और I इक्वल टू V बाय R। जो प्रोपोर्शन साइन आप हटाओगे यहाँ पे
तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट होता है 1/r, तो हम लिखते हैं I इक्वल टू 1/r इंटू वी। आई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू 1/r इंटू वी, या फिर V इक्वल टू I इंटू आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो IR आ जाएगा इक्वल टू V। तो दिस इज द ओम्स लॉ कि V जो है इक्वल टू IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। तो ये हम यहां से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है और वहां से हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने वोल्टेज को और करंट को आपस में रिलेट किया। एक नई चीज यहां पे आ गई विच इज रेसिस्टेंस। वो क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस हमारी एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो बताती है कि उसमें करंट को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। कोई एलिमेंट जो है अपने से करंट को पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है। जैसे आपके मेटल होते हैं, तो मेटल से जो मेटल होते हैं आपके, उनसे करंट आराम से पास हो जाता है, तो हम बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो कि स्टोन पत्थर है कोई या वुड है, उससे अगर आप करंट पास करोगे तो आराम से पास नहीं होगा, आराम से पास नहीं होगा, तो हम कहते हैं उसका रेजिस्टेंस इज हाई। उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट हमारा कम आएगा, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो R अगर ज़्यादा है तो I हमारा कम आएगा, R अगर कम है तो I हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो बताता है कि वो कितना करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्या ये V पे डिपेंड करता है या I पे डिपेंड करता है? बताइए, क्या दोनों पे करता है या क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V, I और समथिंग एल्स? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल। जो V ये R है वो V पे डिपेंड करता है या I पे डिपेंड करता है या क्या होता है? जल्दी से बताएं सब लोग, क्या लिखना चाहिए यहां पे? क्वेश्चन ये है मेरा कि जो रेजिस्टेंस है क्या वो V पे डिपेंड करता है या I पे डिपेंड करता है या दोनों पे करता है या किसी पे नहीं करता है? ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V और इट डिपेंड्स ऑन I और इट डिपेंड्स बोथ V ऑन I, V एंड I, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन V और I। क्या आंसर होना चाहिए? नो डिपेंड्स। उदय कह रहे हैं कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, करेक्ट करेक्ट। बाकी लोग क्या बोलते हैं? डिपेंड्स ऑन V। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? V पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे यानी, या करंट पे, या दोनों पे, या किसी पे नहीं? तो आंसर है इसका ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है। इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एलिमेंट। एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका एलिमेंट जो है वायर वो किस चीज का बना हुआ है। एक तो उस पर डिपेंड करता है और उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, उस पर डिपेंड करता है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उस पर कितना वोल्टेज लगाया या उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। तो वी कैन राइट I इक्वल टू V/R। I इज दिस थिंग, तो दिस इज द थिंग। और हम बोल सकते हैं अगर हमारा रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई है तो करंट हमारा कम होगा। तो दिस इज द थिंग। I इक्वल टू V/R है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट वहाँ से कम फ्लो करेगा। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मेटल लोगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर आप वुड ले लोगे उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा,
तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा, तो आई जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, और सिंबल होता है ये ओम का। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ओम क्या होता है आपका? अगर V इक्वल टू IR लिखूं मैं, तो R जो है V बाई आई हो जाएगा, R हमारा V बाई आई हो जाएगा, और V हमारा वोल्ट में है, I हमारा एम्पियर में है, तो वोल्ट बाय एम्पियर, दिस इज अवर यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ओम। तो हमारे रेजिस्टेंस होगा 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 7 ओम, ऐसे हमारा रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताइए, वी आई ग्राफ आपको दिया हुआ है, अगर आप वी और आई के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो और इससे कौन सा लॉ एक्सप्रेस हो रहा है? बताइए फटाफट से। फर्स्ट का आंसर क्या होगा और सेकंड का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। बताएं क्या आंसर आएगा इसका? V is proportional to I and resistance. What do you interfere from the graph? फर्स्ट आप इस ग्राफ से क्या निकालते हैं, क्या इंटरफेयर करते हैं, मैंने इन्फर करते हैं, सॉरी। तो क्या आप चीज इससे कंक्लूड करते हैं? तो क्या कंक्लूड करते हैं हम लोग, क्या निकलता है इससे? यस यस यस, संविधान एंड उदय शर्मा ने भी सही लिखा है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि V जो है प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, इसीलिए कैसा ग्राफ बना? स्ट्रेट लाइन। अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V जो है प्रोपोर्शनल टू I है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पेपर में अगर आएगा तो पूरा लिखना है ढंग से। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं बिकॉज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो दैट वी कैन से दैट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू द I है, ये I प्रोपोर्शनल टू द V है। ठीक है। अच्छा, कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा है इससे? तो आप लोग बोल रहे हैं ओम्स लॉ। तो इससे जो है बिल्कुल सही बोला सब लोगों ने, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो वी कैन से ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है, वैलिड है। तो ओम्स लॉ का जब वैलिडेशन करते हैं लैब में ऐसे ही करते हैं हम लोग, जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं यानी, और एमीटर की रीडिंग लेते हैं। एक एलिमेंट होता है हमारा कोई भी, मान लो कोई बल्ब ले लिया आपने, कुछ और ले लिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करते हैं और ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन वी कैन से आवर ओम्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप स्टेट करेंगे तो ऑलरेडी हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, क्या होता है? लेबल डायग्राम टू वेरीफाई द लॉ इन द लेबोरेटरी। तो दिस इज द लेबल डायग्राम जो अभी आपने पढ़ा है, ये आपका लेवल डायग्राम है। नो, दिस इज द ग्राफ। लेवल डायग्राम कौन सा है आपका? ऐसा आपका डायग्राम आप बना सकते हो, है ना? तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द लेवल डायग्राम फॉर वेरीफाई, या फिर आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो ओम्स लॉ को वो करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम कोई भी आप बना सकते हो, तो वो हमारा डायग्राम हो जाएगा टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। और ठीक है, तो लेवल डायग्राम आप बना लोगे। ओम्स लॉ को जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो लिख लेंगे। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है हमारी ये है, तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, है ना? V आपका I प्रोपोर्शनल टू V है, वो सब हम स्टेटमेंट लिख देंगे। और फिर क्या पूछ रहा है? इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल यू गेट? तो आई विल गेट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। अभी आपने देखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया, स्टेटमेंट आ जाएगी उसमें, सेकंड में डायग्राम बन जाएगा, फिर जो है ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो बताइए लास्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? लास्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? हाउ वुड यू
डिटरमाइन दिस, हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ग्राफ तो आ गया, मान लीजिए ग्राफ तो आ गया, हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो कैसे निकालेंगे। लास्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, मैं आपको सारे बता रहा हूं बोर्ड में क्या क्या आता है, बोर्ड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, और उसका आंसर कैसे देना है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन दिस थिंग। हाउ वुड यू डिटरमाइन, हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इससे मेरे को रेजिस्टेंस अगर निकालना है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर मुझे R निकालना है तो मैं कैसे इस ग्राफ से निकाल सकता हूं, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं और उससे मुझे निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूं, जल्दी बताइए। मुझे क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी इस ग्राफ में ताकि मेरा रेजिस्टेंस निकल जाए, मुझे क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी इस ग्राफ में ताकि मेरा रेजिस्टेंस निकल जाए। क्या मुझे, हाँ वो ठीक है, V बाई आई निकालना पड़ेगा, करेक्ट है, बट उसको क्या बोलूंगा मैं, मुझे मतलब एरिया निकालना पड़ेगा इसका, या क्या निकालना पड़ेगा, मैं क्या निकालूं सो दैट आई विल गेट द रेसिस्टेंस, जल्दी बताइए क्या निकालना चाहिए मुझे। क्या निकालना चाहिए मुझे, क्या लिखूं यहां पे, अगर वन वर्ड में मुझे आंसर देना हो, वन वर्ड में, तो क्या आंसर देना चाहिए मुझे। ये जो ग्राफ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, इसमें क्या निकालूं मैं ताकि मेरा रेसिस्टेंस निकल आए, क्या लिखूं मैं यहाँ पे वन वर्ड में। करेक्ट है, आप जो लिख रहे हो सब सही लिख रहे हो, लेकिन फिर भी वन वर्ड में आंसर क्या हो सकता है, अगर वन वर्ड में लिखना चाहूं तो उस शब्द को क्या बोलेंगे बाकी लोग। अगर मैं इस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो मुझे ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, सोचो सोचो, जल्दी बताओ, दिमाग पे जल्दी से जोर डालो, फटाफट से बताओ क्या आएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, संविधान कह रहे हैं रेशियो ऑफ द V अपॉन आई, वो तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी और बेटर क्या बोलें, हाँ ठीक है, रेशियो ऑफ द V अपॉन आई भी लिख सकते हो, और क्या बेटर आंसर हो सकता है वन वर्ड में अगर बोलूं तो, ये भी आप लिखना सब कुछ ही है ना, V अपॉन आई भी लिखिएगा पेपर में, लेकिन और एक बेटर आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, एक शब्द में कोई आंसर। जल्दी जल्दी, चॉकलेट क्वेश्चन हो गया तो चॉकलेट मिलेगी उसको जो बताएगा, फटाफट से बताओ। समिहान एंड उदय आर सेइंग V अपॉन आई निकाल लेंगे, वो करेक्ट है, V अपॉन आई तो निकाल लेंगे। नो आंसर, अच्छा एक वर्ड में आंसर बताऊं क्या आएगा, तो वी कैन से, इसको जो रेशो होता है एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूं आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो मैं इस ग्राफ का जो है स्लोप निकाल लूंगा, तो वहां से मेरा, इसको स्लोप बोलते हैं, जो आपने V बाई आर बोला है ना, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। तो इस कर्व का या इस ग्राफ का हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। तो हम इस स्लोप ग्राफ का जो है स्लोप निकाल लेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको, आई होप ये सबको क्लियर है कि हम लोग जो है इस कर्व का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्लोप इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो बोर्ड में छोटी छोटी चीजें होती हैं, मिस कर जाते हैं कई बार, और पेपर में जब जाते हैं तो एक आधा नंबर हमारा कट जाता है और हम लोग 100 आने से चूक जाते हैं या अच्छे नंबर लाने से चूक जाते हैं। तो हमें सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, नोट करके रखना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है कि बहुत अलग सा पॉइंट आया है और हम लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, उसको अलग से नोट करके रखो। ठीक है, ताकि आपका छूटे ना। तो आई होप सब लोग याद रखेंगे चीज़
कि यहाँ पे हम स्लोप ऑफ द कर्व अगर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है। ओके राइट, तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो मेटल की जो आपका एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, और मटेरियल कौन सा आपने लिया उस पर डिपेंड करता है। तो वी कैन राइट दैट जो आर आपका है वो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल कि आपका मटेरियल का नेचर क्या है, मतलब वो कॉपर का है, सिल्वर का है, किसका मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वी कैन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शन है वो लेंथ की है, लेंथ की प्रोपोर्शन है। जितना बड़ा आपका लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उससे करंट फ्लो कराना डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपकी वायर बहुत लंबी है तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा और करंट फ्लो कराना उससे डिफिकल्ट होगा, छोटी वायर से करंट फ्लो कराना ईजी होगा। ठीक है, ये यहाँ पे साइन जो है गलत लिखा हुआ है, ऐसा साइन आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। दूसरा लिखा है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो आर जो है एरिया से इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कोई वायर पतली वायर है, इसका एरिया कम है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया से, तो ये एरिया हमारा कम है, और एक वायर मान लीजिए चौड़ी वायर है, इसका हमारा एरिया ज़्यादा है, तो वी कैन से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, अगर सेम लेंथ वगैरह है तो इसका रेजिस्टेंस कम आएगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम आएगा, यानी इनवर्सली रिलेटेड है ये रेजिस्टेंस के। तो दो बातें हमारी निकल के आई कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप इसको दोनों को कंबाइन करें इक्वेशंस को, तो यू कैन राइट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। L की डायरेक्टली है, A की अपॉन में है, तो दोनों को कंबाइन किया तो L बाई A आ जाएगा ये। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो आप लोग जानते होंगे जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी एक आएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं, उसका साइन होता है ये, इसको बोलते हैं रो, RHO। इसका जो साइन होता है वो होता है रो, और इसको हम बोलते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। सिंबल का नाम है रो, और ये यूनिट है, जो भी ये चीज है उसका नाम है रेसिस्टिविटी। तो रो जो है वो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और आर जो है रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो आर आपका जो है वो एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, और रो पे यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा आपका मटेरियल है, उसका नेचर क्या है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो यहाँ पे मटेरियल का जो नेचर है वो रो से पता चल जाएगा कौन सा उसका मटेरियल है। ठीक है, तो अगर आपका मान लो कॉपर हुआ तो कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। अगर वायर के केस में मैं चेक करूं, कॉपर और वुड में कंपेयर करूं, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रो भी कम आएगा यानी, और जो वुड होगी उसका रो ज्यादा आएगा, आर भी ज्यादा आएगा। रो भी ज्यादा आएगा, आर भी ज्यादा आएगा। तो आर आपका जो डिपेंड करता है एल पे, ए पे और रो पे डिपेंड करता है, एल पे, ए पे और रो पे। कैन यू टेल मी, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है? कैन यू टेल मी कि रो किस पे डिपेंड करता है? जो रो है, ये जो वैल्यू है रो की, वो किस पे डिपेंड करता है? कैन यू टेल मी एनीवन? एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, या किसी और चीज पे डिपेंड करता है, या किसी पे डिपेंड नहीं करता है? कैन यू टेल मी? यस, गुड। बाकी लोग क्या बोलते हैं? शुभश्री सिंह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट, और अच्छा आंसर है इसका, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। तो रो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल, और टेम्परेचर कितना है वायर का उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है। तो जब ये बोलेंगे ना वायर को हमने बड़ा कर दिया, खींच दिया, डबल कर दिया, छोटा कर दिया, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? आर चेंज होगा, आर रेसिस्टेंस। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, रो आपका सेम रहेगा दोनों केसेस में, चाहे आप लेंथ को बढ़ा दें, घटा दें, कुछ भी कर दें, रो आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, है ना। तो टेम्परेचर चेंज जब तक नहीं करोगे तब तक आपका रो चेंज
नहीं होगा, राइट। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन अभी आप देखोगे, आगे क्वेश्चन आएंगे आपके कि लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा। तो जब लेंथ को डबल कर दिया मान लो ऐसे क्वेश्चन में, तो अगर यहां से देखें तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा अगर एरिया सेम हो। अगर एरिया दोनों केस में क्या हो, सेम। तो मान लो उन्होंने ऐसे बोला कि दो वायर हैं और एक का लेंथ दूसरे के डबल है और एरिया सेम है, तो बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई जिसका लेंथ डबल होगा रेजिस्टेंस भी उसका डबल होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका डबल। लेकिन मान लो उन्होंने बोला एक वायर है, उसको खींच दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो जब वायर को आप खींचोगे, लेंथ को डबल करोगे तो एरिया घट जाएगा, एरिया घट जाएगा, है ना। ऑब्वियसली एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो फिर आपका ये कांस्टेंट तो नहीं है, एल आपका डबल हो गया मान लो, लेकिन ए कितना हो गया ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे हमारा एरिया कितना हो गया, कैन यू टेल मी कि अगर हमें ये निकालना है कि हमारा एरिया कितना हो गया, लेंथ तो डबल हो गई बट एरिया कितना हो गया निकालना है अगर, तो कैसे निकालूंगा, है ना। कितना वैल्यू आएगा, मैं ये नहीं पूछ रहा कितना वैल्यू आएगा, मैं कह रहा हूं कैसे निकालूंगा मैं। तो कैसे निकालूंगा मैं कि अगर मेरा लेंथ डबल हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, एनी गेस। एनी गेस। अगर मेरा लेंथ डबल हो गया है और एक वायर थी उसका लेंथ मैंने डबल कर दिया है, एरिया कितना हो जाएगा ये मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं यूजुअली ऐसा क्वेश्चन, हम क्या मानते हैं उसमें, कैसे मान के हम निकालते हैं उसको, जल्दी बताइए। हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। वी एज्यूम दैट आवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वहां से हम लोग निकालते हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट का मतलब हुआ कि एरिया इंटू लेंथ इज कांस्टेंट। आपका वॉल्यूम कितना होता है वायर में, एरिया इंटू लेंथ, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट A1 L1 इक्वल टू A2 L2। तो हमारा एरिया अगर बढ़ेगा तो लेंथ घटेगी, या लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इस टाइम पे अगर आपका लेंथ को आप डबल करोगे तो एरिया आपका हाफ हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो वी कैन से द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी एरिया में क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लेंथ को चेंज करते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी आपके क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हम ये चीज ध्यान रखेंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएंगे, इसमें पहले आपको बता दिया रो आपका चेंज नहीं होगा, आर चेंज होगा अगर एल वगैरह चेंज हुए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन अ शेप ऑफ अ वायर डिपेंड। तो किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो तीन फैक्टर होते हैं, पहले इनका आंसर बताइए कौन कौन से तीन फैक्टर हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, अभी डिस्कस करके आए हम लोग, अभी हमने देखा है। क्या आंसर होगा इसका, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। जल्दी 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 फटाफट फटाफट आगे मूव करें फिर। लेंथ, एरिया एंड रेसिस्टिविटी, ओके। तो वी कैन से लेंथ, एरिया एंड रेसिस्टिविटी, ओके। अदरवाइज वी कैन से लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। आपका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है ये भी बोल सकते हैं, या रेसिस्टिविटी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बोल सकते हैं, करेक्ट है। शुभश्री पॉल ने आंसर लिख दिया, बाकी लोगों ने लिखा नहीं। सबको लिखना चाहिए आंसर, फटाफट एक्टिव रहोगे ना पता चलेगा। लेंथ, मटेरियल एंड द एरिया, लेंथ, मटेरियल एंड द एरिया इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, वो भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और ज्यादा आप एक्यूरेट करना चाहें तो टेम्परेचर भी बोल सकते हो, क्योंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो वो भी आप बोल सकते हो। लेंथ, एरिया, रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ऐसे कुछ बोल सकते हो, दैट विल बी द गुड आंसर। तो आई होप सब लोग जो है इसको दे देंगे। सेकेंड पे आते हैं हम लोग, Why are the metal good conductor of the electricity where glass is a bad conductor of electricity? Give reason। बताओ इसका रीजन क्या दोगे कि ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर है और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है वो गुड कंडक्टर है।
कॉपर सिल्वर आर द गुड कंडक्टर एंड ग्लास इज अ बैड कंडक्टर। इसका रीजन क्या दोगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आ भी चुका है पेपर में, 2018 का क्वेश्चन ही है। जल्दी, क्या रीजन देंगे इसका हम? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी बताएं सब लोग। मेटल हैव लेस रेसिस्टेंस वेयर द ग्लास इज द हाई रेसिस्टेंस। ये आंसर दिया है समीहान शर्मा ने। समीहान शर्मा एंड शुभोश्री ने भी आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा और एक्यूरेट आंसर देना पड़ेगा आपको। आप कह रहे हैं हाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है आपने मेटल कितना बड़ा लिया है, या ग्लास का, मान लो ग्लास का छोटा पीस ले लो, मेटल का बहुत बड़ा पीस ले लो, तो मेटल का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना, मेटल का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है डायमेंशन वगैरह पे। तो इसका बेटर आंसर और क्या दे सकते हैं हम लोग? और बेटर अगर लिखना हो हमें, आपने काफी अच्छी वो किया है, ट्राई किया है, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा हाई या लो होगा, लेकिन क्या लिखना चाहिए यहाँ पे बेटर? क्या रेसिस्टेंस लिखें? रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है, आपने हो सकता है आप मेटल का बड़ा पीस ले लें तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ग्लास के मुकाबले। तो व्हाट शुड बी द बेटर आंसर? करेक्ट, नाउ इट इज अ बेटर आंसर कि रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो कम होती है। रेसिस्टिविटी आपको आंसर देना है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द ग्लास। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी कम होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है, या आपका मेटल जो है गुड कंडक्टर है और ग्लास जो है बैड कंडक्टर है। तो रेसिस्टिविटी इज द बेटर आंसर। तो ये देखो, हमें छोटी छोटी चीजें समझनी है। क्लास का पर्पस यहाँ पे यही है, आप लोग पढ़ चुके हो सब लोग, लेकिन पर्पस क्लास का बस यही है कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी मिस हो जाती हैं बोर्ड में, उनको हम थोड़ा सा ढंग से कर लें। तो अगर आप क्लास में रहोगे तो आपका सारी चीजें जो है एक बार हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर, तो ब्रेन में जो है पूरा फिट हो जाएगा आपके। ठीक है, तो वी कैन से कि यहाँ पे जो है रेसिस्टिविटी इज, तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी इज द रीजन। ठीक है, रेसिस्टिविटी हाई या लो होगी आपकी, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ये वो है। ठीक है, ओके, नाउ सी पार्ट, व्हाई अलाउ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। जो हीटिंग डिवाइस आपके हीटर वगैरह होते हैं उनमें अलॉय क्यों यूज करते हैं? इनके रीजन बताइए, इसका रीजन क्या होता है कि हम अलॉय क्यों यूज करते हैं? तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका। अक्षिता तिवारी ने भी सही आंसर दिया, रेसिस्टिविटी ऑफ द ग्लास इज मोर देन द मेटल, तो सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताइए अब, इसका सी का आंसर क्या लिखना चाहिए हमें? सी का आंसर क्या होगा? हीटिंग डिवाइस में हम लोग अलॉय क्यों यूज करते हैं? हम लोग मेटल भी यूज कर सकते थे वहां पे, या कुछ और चीजें यूज कर सकते थे, तो हम लोग जो है अलॉय क्यों यूज करते हैं? अलॉय हैव लो रेसिस्टिविटी। अगर लो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, तो मेटल क्यों यूज करते फिर? मेटल की तो और भी कम होती है, तो मेटल क्यों यूज करते फिर हम लोग? दे सर्वाइव हाई टेम्परेचर इन हीटिंग डिवाइस। ओके, बेटर आंसर, बेटर आंसर। तो वो जो है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, एक तो ये रीजन हुआ। ओके, और क्या रीजन हो सकता है? हाई टेम्परेचर पे शायद आपका मेटल भी नहीं होंगे, जो मेटल होंगे वो भी हाई टेम्परेचर बियर कर लेंगे, तो वो भी यूज कर सकते थे आप लोग। और क्या रीजन हो सकता है? हाई टेम्परेचर इज करेक्ट रीजन, ये तो करेक्ट है। एक और रीजन बताइए मेरे को, और क्या हम बोल सकते हैं? Alloy have high resistance, the metal is made up of, it does not easily oxidize. Okay, correct, correct, correct. आप लोग बोल लें कि ओके, राइट, ठीक है। आपका जो हीटिंग डिवाइस है वहां पे अगर आप जो यूज करोगे तो आपको क्या चाहिए? वो आराम से पिघले ना। तो एक तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मैंने अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और ऑक्सीडाइज भी ना हो, नहीं तो ऐसा क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, समथिंग कुछ हो जाएगा अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइज नहीं होते एलॉय जो है वो क्या होते हैं? इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते,
ऑक्सीडाइज इजिली, एंड सेकेंड थिंग ये जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, तो ये आपके जल्दी से जलते नहीं हैं या मेल्ट नहीं होते हैं, तो बर्न आउट या मेल्ट नहीं होते हैं इजीली, तो बर्न या मेल्ट इजीली नहीं होते हैं। तो ये दो आंसर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, तो हमारे क्या होगा, पूरे मार्क्स पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लिखा है समयान शर्मा एंड शुभश्री पॉल ने, अच्छा ट्राई किया, इट्स वेरी गुड, तो इट्स वेरी गुड, सो वी हैव गॉट द आंसर। ठीक है, तो देखो बोर्ड में छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको हमें देखना है। आगे मूव कर रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। वेट, यस, तो ये प्रॉब्लम है हमारा, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, इसको हम आज यहीं तक करेंगे, तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है आज। तो कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ दिस मच mm and resistivity is this much mm. Calculate the length of this wire to make a resistance of 100 ohm. How much does the resistance change if the diameter is doubled without changing its length? तो दिस इज द क्वेश्चन। तो बताइए फटाफट से, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है, और आपको लेंथ बताना है ताकि रेजिस्टेंस हमारा 100 आए। रेजिस्टेंस कितना आए, 100 ओम हमारा रेजिस्टेंस आए। एंड हाउ डज रेजिस्टेंस चेंजेस इफ डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले तो पहला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है ये ओके तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारा, अगर पहले पार्ट को हम सॉल्व करें तो क्या आंसर बनेगा हमारा, डायमीटर इज 0.5 mm, रेसिस्टिविटी इज दिस मच, एंड लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो फॉर्मूला आपको पता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। तो एल आपका जो आएगा यहां से वो आ जाएगा R इंटू एरिया अपॉन रो। तो ये हमें सॉल्व करना है, आपको जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एरिया दिया नहीं हुआ है डायरेक्ट, तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस आपको पता है 100 है, रेसिस्टिविटी आपको पता है 1.6 × 10⁻⁸। ये आपका ऐसा यूनिट में है, दोनों ओम में है, और ये आपका रो भी जो है ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, यस, ओम मीटर। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, πr² होता है एरिया। तो सॉल्व करिए फटाफट से, πr², r कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25 mm, d यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 mm, तो 0.5 mm है, यानी कि 0.5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और अगर आप रेडियस निकालोगे तो d/2 होता है, तो ये 0.25 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। दिस इज द रेडियस, और यहाँ से हमें फिर एरिया निकालना पड़ेगा πr², तो 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। यहाँ से एरिया आएगा आपका, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर आ रहा है इसमें।
इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर 625 आता है आपका, तो ये आ जाएगा 0.625 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, और इंटू पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और रो को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर हम सेकंड पार्ट है इसका, अगर हम इसके डायमीटर को डबल कर दें, आर को या डी को डबल कर दें मान लो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है ना, रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो बहुत इजी है, अगर हमें लेंथ सेम रखनी है आपकी और हमें डायमीटर को डबल करना है, तो डायमीटर को डबल करेंगे तो आपका एरिया जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4, रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम एरिया को डबल करेंगे, सॉरी रेडियस को डबल करेंगे, तो आपका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 टाइम। तो आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर आप एक बार निकालिएगा और वी कैन इफ यू सॉल्व दिस तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो सब लोग फाइनल आंसर निकाल लें। अगली क्लास में हम इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे, जो और क्वेश्चंस हैं इसके क्या क्या आ सकते हैं बोर्ड में वो सब देखेंगे, और जो बाकी इसमें चीजें बची हैं, क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में पॉसिबल हो सकते थे, वो सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये सब क्वेश्चंस। तो टिल देन जो है हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी। ओके, चलिए बाय टू ऑल।